हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। कंटिन्यू करते हैं हमारे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सीरीज़ को, जो कि एचटेट के लिए है। आज है हमारा लेसन 4 क्लास 11 बुक हॉर्नबिल। लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। द एलिंग प्लैनेट, नेम इज़ द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ग्रीन मूवमेंट यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देखो यहीं से आपको पता लग रहा है लेसन का। ग्रीन मूवमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। रिटन बाय नानी पालखीवाला। क्या है? एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994 में। द issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। मतलब जो अर्थ का जो इश्यूज़ हैं, अर्थ के जो डाउनफॉल हो रहा है, हेल्थ की मतलब डिक्लाइन हो रही है जो हेल्थ, एनवायरनमेंट का मेनली क्या बोलना चाहते हैं, एनवायरनमेंट का जो डिक्लाइन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड था वो आर्टिकल जो पब्लिश किया गया था 24 नवंबर 1994 में। ठीक है, अब देखो आगे 1972 की बात है। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। यानी कि वर्ल्ड की फर्स्ट, संसार की पहली नेशन वाइड, मतलब इतनी बड़ी पार्टी जो ग्रीन पार्टी थी। ग्रीन पार्टी यानी कि जो एनवायरनमेंट के लिए काम करे। ठीक है, वो फाउंड की गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी? न्यूजीलैंड में। पहली ग्रीन पार्टी कहाँ पे बनी थी संसार की? न्यूजीलैंड में 1972 में बनी थी। ये 25 साल पहले की बात है। यानी कि जब राइटर बात कर रहे हैं 1994 की, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उससे 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, यानी कि 1972 में की बात है ये। तो कर रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू। इसमें क्या था कि इनका मेन फोकस था कि शिफ्ट किया जाए, जो ये मैकेनिस्टिक यानी कि जो मशीन वाली दुनिया हो गई है, उसको फोकस किया जाए, कि शिफ्ट किया जाए होलिस्टिक व्यू, जैसे कि ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि हर पहलू पे फोकस किया जाए, अर्थ के हर पहलू पे। ठीक है, चाहे वो इकोलॉजी हो, मतलब ग्रीन चीज़ों से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी एज दैट बाय कोपरनिकस के अपने थॉट थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। कोपरनिकस के ने क्या बोला था? हु थॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग। इन्होंने, देखो ये वाला आप छोड़ो, यहाँ पे देखो कोपरनिकस ने क्या बोला था? क्या कि जो अर्थ है वो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस वाइल विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो उन्होंने क्या बोला था अर्थ के लिए? कि अर्थ अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपनी नीड्स हैं, तो वो भी उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और उनकी रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। अब है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल फॉर्म में अर्थ से जो भी हमें रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं, उनको सस्टेन करना फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन करना। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 में। ये पॉपुलर हुआ था कंसेप्ट सस्टेनेबिलिटी का बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये कमीशन थी जिसने इसके बारे में बोला था। रिपोर्ट में क्या था? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, विदाउट
compromising the ability of future generation, बिना फ्यूचर जनरेशन के मतलब फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। इसके लिए आज की ज़रूरत के लिए ऐसी ज़रूरतें हों, मतलब डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आज की ज़रूरतों के लिए फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, टू मीट देयर नीड्स, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज़ विदाउट स्ट्रैपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। मतलब क्या कि फ्यूचर हमें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यही इस लेसन का मैसेज है मेनली, कि हमें एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। एटलीस्ट एक मैसेज यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी, जब कभी भी आपको ये लगे कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हुए आपको लगे कि आप वेस्ट है सब कुछ, ठीक है, आपको लगे कि वेस्ट है, तो ये सोचना कि हमारी जो आने वाली जनरेशन, एटलीस्ट हमारा खुद का बच्चा, उसको हम क्या दे रहे हैं। एनवायरनमेंट की तरफ से धन संपत्ति सब कुछ होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, ठीक है, क्योंकि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं। पोल्यूशन, इतनी गंदी हवा जिसमें कि पेड़ पौधों से भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, मतलब इस टाइप की गंदी गंदी जहरीली गैसेज हैं, ठीक है। तो इन चीज़ के ऊपर हम एकदम से नहीं कर सकते ये सब चेंज, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा चेंज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर पावर प्लांट लगाना, ठीक है, जो ये कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जैसे सेव वाटर, घर में कैसे बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आरओ वाटर होता है, जो वेस्ट निकलता है उसको आप यूज़ कर सकते हो दूसरे पर्पज़ में, जैसे कि क्लीनिंग के लिए। ये खुद मैं करती हूँ, ठीक है, हमारे घर में ये होता है। आरओ वाटर, जो आरओ का वेस्ट है वो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम वॉशिंग, कपड़े धोने में भी यूज़ कर सकते हैं उस पानी को। अब जैसे वेजिटेबल हमने धोई हैं, उस पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एफर्ट्स हमें करने चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ड्यूटी भी, ठीक है। ये मैसेज मेरी तरफ से था आपके लिए। अब बात हो रही है एक ज़ू की, जो कि है लुसाका ज़ाम्बिया में, जहाँ पे केज है। उसमें नोटिस क्या करते हैं, उसमें केज में नोटिस किया गया कि राइटर ने, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड केज इज़ मिरर। मिरर में क्या लिखा हुआ था, मतलब उस केज के पार ऐसे लिखा होगा, संसार का सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है, और लगा हुआ था मिरर, यानी कि जो मिरर में देख रहा है वो कौन है, ह्यूमन बींग खुद। नीड अ सिस्टम फ्रॉम डोमिनेशन टू पार्टनरशिप, और ये उनको किस चीज़ से शिफ्ट करना चाहिए, डोमिनेशन यानी कि अपना ही हक समझते हैं वो हर चीज़ के ऊपर, तो उसको पार्टनरशिप में चेंज करना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप यानी कि शेयरिंग में। लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, 3 to 100 मिलियन लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस। ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि इतनी जो स्पीसीज़ है, लगभग 1.4 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं अर्थ के ऊपर, अभी भी ऐसी हैं जिनको नाम नहीं दे सकते हम, यानी कि कुछ भी नाम अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वो आने से उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट की रक्षा करें ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। अब है इंटरनेशनल कमीशन डील्ट इंटेरलिया, जिसको बोलते हैं ब्रैंडेंट कमीशन। ब्रैंडेंट कमीशन में क्वेश्चन हुआ था अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इंडियन मेंबर कौन थे इसके, मिस्टर LK झा। ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है कि ब्रैंडेंट कमीशन में, जो कि एक इंटरनेशनल कमीशन थी, इकोलॉजी के ऊपर थी, एनवायरनमेंट के ऊपर थी, उसमें इंडिया का मेंबर कौन था, मिस्टर LK झा। ये यहाँ से आप याद रखना। इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई तो उसमें क्या था, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांस डेजर्ट्स इन इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें
रिपोर्ट में क्या था कि एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि हम सक्सेसर जो आने वाले हमारे पीढ़ियाँ होंगी तो हम उनको क्या दे के जाएंगे, एडवांस डेजर्ट्स, इम्पोरिस्ड लैंड्सकेप, मतलब जिनमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है, पोल्यूशन, सब कुछ हम जो हमें रिसोर्सेज जो मिले वो सब कुछ यूज़ कर सके, आगे आने वालों को हम क्या देंगे, खाली अर्थ, मतलब इस तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की एक बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल, आगे इसका नाम आपको अच्छे से मिल जाएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है अर्थ के 4 अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। बायोलॉजिकल सिस्टम कितने हैं, अर्थ के प्रिंसिपल के कितने हैं, 4, जिसमें आती हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका, ये चारों, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या आता है, पहला फिशरीज यानी कि सी लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड के ऊपर बेस्ड है ह्यूमन बींग्स, आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है। इकोनॉमिक सिस्टम से कैसे कनेक्ट होती है ये, इकोनॉमिक से इनके जो है ये व्यापार किया जाता है इन चीज़ों का, ठीक है। इन चीज़ों के थ्रू कहीं ना कहीं से हम रिसोर्सेज गेन करते हैं। सप्लाई आवर फूड, ये हमारा खाना देते हैं। ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सेप्ट मटेरियल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, तो ये सब जो है मटेरियल हम यहाँ से लेते हैं। अनसस्टेनेबल लेवल फिशरी, अनसस्टेनेबल ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इन मतलब ये दूषित कैसे हो रहा है, जो फिशरीज हैं वो कम होती जा रही है, कोलैप्स, बर्बाद होती जा रही है, फॉरेस्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स की जगह पे अब क्या है, बैरन वेस्टलैंड, क्रॉपलैंड, डेट्रॉयट यानी कि ये भी नष्ट होती जा रही हैं। अब क्या है, प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन। अब देखो आपको भी पता होगा कि प्रोटीन खाओ, ये कितना ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे वायरल कि ये प्रोटीन वो प्रोटीन, मसल बनेंगे, फैट नहीं होगा तो आपके मसल बनेंगे, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन कॉन्शियस जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ओवर फिशिंग, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिशरीज हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट डेक्लेमेटेड, ये क्यों हो रहे हैं, देखो पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो क्या करती हैं, लोकल जो फॉरेस्ट होते हैं उनके आसपास वहाँ से फायरवुड लेती हैं। फायरवुड यानी कि लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं जिनको वो जलाती हैं। इंडिया में ही लगा लो, लकड़ियाँ इकट्ठा करके खाना पकाया जाता है, ठीक है, आग लगा के खाना पकाया जाता है कुछ प्लेसेस पे। फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वट गोज़ अंडर द पोट, तो क्या हुआ है अब, मतलब फायरवुड जो है, जो लकड़ियाँ हैं इतनी महंगी हो जाएंगी कि हैज़ बिकम सो मतलब हो चुकी हैं एक तरीके से। अब लकड़ियाँ जो है महंगी क्यों कह रहे हैं, एक्सपेंसिव कहने का मतलब है कि उनकी वजह से, ये मतलब नहीं है कि वो कॉस्टली पड़ रही हैं, कहने का ये मतलब है कि एक्सपेंसिव, वो एनवायरनमेंट उनकी वजह से ख़राब हो रहा है। एनवायरनमेंट क्यों ख़राब हो रहा है, एक तो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, धुआं निकलता है, दूसरा ये कि फॉरेस्ट जो है कम होते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है उनकी, ठीक है। तो फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वट गोज़ अंडर द पोट, पोट के नीचे जो है, हाउ कोस्ट मोर देन, अब जो है पोट के नीचे जो यानी कि जो लकड़ियाँ जलाने के लिए यूज़ होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हैं बचाए कि जो पोट के अंदर है जो खाना बन रहा है उससे ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन की पावर हाउस होती थी पहले। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट जो कम होते जा रहे हैं या जो जंगलों में आग लग जाती हैं उनकी वजह से कुछ स्पीसीज तो गायब ही होती जा रही है। एवोल्यूशन यानी कि स्पीसीज का एवोल्यूशन आप बोल सकते हो, ठीक है। उनकी एवोल्यूशन एक तरीके से होता है कि जो स्पीसीज नई नई बनती रहती हैं उनकी आगे से आगे प्रजातियां, उनको बोलते हैं एवोल्यूशन। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये किसी ने सही कहा है, फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, मतलब मिला क्या था मैनकाइंड को,
फॉरेस्ट, लेकिन फॉलो किसको करते जा रहे हैं, डेजर्ट को, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसका सबसे बड़ा फैक्टर है किस चीज़ के पीछे, जो ये एनवायरनमेंट और जो फॉरेस्ट जो कम होते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिससे कि जो फ्यूचर है वो ख़राब होता जा रहा है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 million, मतलब हर चौथे दिन 1 मिलियन बढ़ जाती है संसार की पॉपुलेशन, मतलब पूरे संसार का ये काउंट कर रहे हैं। फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, आपको ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जितनी डेवलपमेंट आ रही है उतनी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एजुकेशन जो है स्प्रेड हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी में बाधा क्या है डेवलपमेंट। हर किसी को इनकम चाहिए, हेल्थ अच्छी होती जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जाओ, दवाइयाँ लो, हेल्थ ठीक है। एजुकेशन भी बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। इंडिया नो वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट एन एलिमेंट ऑफ, मतलब कि इंडिया जो है इसके पास फैमिली प्लानिंग के लिए अभी भी आप मान सकते हो इतना अच्छे लेवल पे वर्क नहीं होता। फैमिली प्लानिंग के बिना ही जो जैसे आपने अनएजुकेटेड लोग देखे होंगे, गरीब लोग होते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग से कोई रिलेशन ही नहीं, अता पता ही नहीं होता आसपास भी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब चॉइस दोनों में क्या आ जाती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए या कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी पॉवर्टी को कंटिन्यू। अब दोनों ही मतलब चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए, दोनों ही चैलेंजिंग है। अ न्यू एरा एमर्ज्ड, अब जो है नया एरा आ चुका है। ये कौन सा है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू क्या है, जिसमें इकोलॉजिकल व्यू, होलिस्टिक व्यू जिसमें कि एनवायरनमेंट भी आता है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट को भी लेके चलना है। इम्पोर्टेंट रोल किसका है, इंडस्ट्री का इसमें, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, शी एम मार्क्ड। तो ये जो वर्ड्स किसी के द्वारा बोले गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, तो उन्होंने क्या बोला था, किसी भी जनरेशन के पास फ्री होल्ड नहीं है अर्थ का। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, मतलब कि हम एक तरीके से यहाँ पे कुछ लाइफ स्पेंड करने आए हैं। लाइफ की मतलब कुछ लिमिट है जिसको हम यहाँ पे स्पेंड करने आए हैं, और हम लीज पे हैं एक तरीके से, मतलब कि हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें लाइफ मिली हुई है, ठीक है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन द ऑथर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये है बुक का नाम। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अच्छे से नीचे आपको एंड में आ जाएगा द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया था जो इम्पोर्टेंट है, जो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो है फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड एंड फॉरेस्ट्रीज। तो उन्होंने क्या बोला है अपनी बुक में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर यानी कि हमने अपने पूर्वजों से नहीं पाई है ये। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये सोच के जियो कि हमने इसको अपने बच्चों से लिया है। मतलब कि जो आज हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि हमने अपने बच्चों से लिया है ये मत सोचो कि फोर फादर से ये हमें मिली है। नेक्स्ट लेसन है द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर। इसमें क्या है, प्रोफेसर गायतोंडे का अपना एक्सपीरियंस है, जो कि एक हिस्टोरियन है। वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपने थॉट्स हैं उनके अबाउट इंडिया, कि भारत कैसा है उसके बारे में है, ठीक है। द जीजामाता एक्सप्रेस पुणे से बॉम्बे रूट फास्टर देन डक्कन क्वीन, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। पुणे नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे
फर्स्ट स्टॉप आता है लोनावला, केम इन 40 मिनट, 40 मिनट में पुणे से लोनावला आ जाता है, जो कि फर्स्ट स्टॉप है। ट्रेन रुकती है एट करजत ओनली, रोड थ्रो कल्याण, कल्याण से होते हुए, इस तरीके से ये रूट बताए हुए, कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। ये देखो, प्रोफेसर गायतोंडे कौन है? हिस्टोरियन। विश टू डू एक्शन इन बॉम्बे, एक्शन यानी कि ड्रामा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो जाते हैं लाइब्रेरी, ब्राउज थ्रो हिस्ट्री बुक्स, ढूंढते हैं, उनमें से कुछ वो ढूंढना चाह रहे हैं कुछ करने के लिए। शोरेस्ट वे टू फाइंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब प्रेजेंट में क्या चल रहा है वहाँ पे बॉम्बे में, तो उन सबको जानने के लिए उन्होंने सोचा कि हिस्ट्री बुक्स पढ़ी जाएं, उससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट स्टेट क्या है। आल्सो प्लान टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे। वट अबाउट वट हैज़ हैपन्ड, यानी कि क्या हुआ उसके बारे में, क्या हुआ बीते दिनों में इंडिया के साथ, ये उस चीज़ के ऊपर वो अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, अपने थॉट्स उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। किसके साथ? राजेंद्र देशपांडे के साथ, ठीक है। कहाँ से? पुणे से आते हुए उनकी ये बात होती है उनके साथ। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकती है। बायोंड द लॉन्ग टनल, लॉन्ग टनल के बायोंड यानी कि पिछली तरफ आप बोल सकते हो, सरहद जिसको बोलते हैं, छोटा सा स्टेशन है। एन एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन एक यूनिफॉर्म में है, इन यूनिफॉर्म चेकिंग परमिट्स थ्रू द ट्रेन, ट्रेन में से जो भी उतर रहे हैं मतलब ट्रेन के परमिट चेक कर रहा है। खान साहिब दिखते हैं, स्पोक अ लॉट अबाउट बिजनेस, जो कि बिजनेस के बारे में बहुत, ये दो बंदे हैं जो वहीं पे बात कर रहे हैं जिनको गायतोंडे ने सुना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खान साहब बोलते हैं बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। वो पूछते हैं दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन, वो क्या बोलते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या तुम पहली बार जा रहे हो? ये किससे पूछता है? गंगाधर पंत से, गंगाधर पंत से ये पूछते हैं। कौन? खान साहिब, क्या तुम पहली बार आ रहे हो यहाँ पे मतलब? तो वो बोलता है यस। ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनल, ट्रेन जा रही है। साहिब हाउ विल यू रीच पेशावर, तो वो पूछते हैं कि तुम पेशावर कैसे पहुँचोगे? खान साहिब विल टेक द फ्रंटियर मेट टुनाइट आउट ऑफ सेंटर, मतलब ये बता रहे हैं कि आउट ऑफ सेंटर वो फ्रंटियर पकड़ लेंगे रोड, तो उससे जाएंगे। रूट कौन सा होगा? बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पेशावर, ये उस रूट से चले जाएंगे खान साहब। ही विल रीच द डे आफ्टर टुमारो, और वो परसों पहुंचेंगे, उस दिन से जिस दिन बात हो रही है उस दिन से परसों पहुंचेंगे। द ट्रेन पास्ड थ्रू सुब्रमण्यम सबर्बन राय ट्रैफिक, सुबर्बन राय रेल ट्रैफिक, जो सबर्बन रेल ट्रैफिक होता है वहाँ से गुजरती है। द ब्लू कैरेजेस होता है घोड़ा गाड़ियाँ एक तरीके से, ठीक है। कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, ये लेटर्स मतलब वहाँ उन्होंने कैरी किए हुए थे, नीले रंग की थी। GBMR क्या है? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ठीक है। एक्सप्लेन, खान साहिब बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं GBMR की फुल फॉर्म। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड इन कैरेज, तो वो क्या देखते हैं? खान साहब ने देखा कि छोटा सा यूनियन जैक जो है पेंट हुआ है, पेंटेड ऑन कैरेज, क्या रिमाइंडर किस चीज़ का है? वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, हम जो हैं ब्रिटिश टेरिटरी में पहुंच गए हैं। किसके ऊपर? जो कैरेज थी उनके ऊपर ब्लू कलर का पेंट हुआ था, जिस यूनियन जैक पेंटेड, ठीक है, यूनियन जैक पेंट हुआ था ब्लू कलर में, तो उन्होंने ये देखा ब्लू कलर की गाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या सिंबल था, किस चीज़ का सिंबल था? ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो यूनियन जैक किस चीज़ का सिंबल था? कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में पहुँच गए हैं। द ट्रेन स्लो डाउन बायोंड दादर एंड स्टॉप एट विक्टोरिया टर्मिनस, के ऊपर जो ट्रेन है वो रुक जाती है। अब जो विक्टोरिया टर्मिनस का अब नाम क्या है प्रेजेंट में? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा था। स्टाफ एंग्लो इंडियंस थे, पारसीज थे, हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और कुछ उनमें ब्रिटिश ऑफिसर थे। एंग्लो इंडियन यानी कि
मिक्स बोल सकते हो, जो इंडियन है लेकिन यूनिफॉर्म कौन सी है, ब्रिटिश। गंगाधर पंत फेसिंग बिल्डिंग, गंगाधर पंत जो है वो बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ था, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। प्रोफेसर गायतोंडे नॉट एक्सपेक्टेड दिस, प्रोफेसर गायतोंडे ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाउ ही वांट टू फाउंड हाउ व्हेन हैड इट हैपन दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट वाउंडेड अप आफ्टर 1857 व्हाट द हिस्ट्री बुक्स सेड। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस लेसन में क्या है, प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो एक हिस्टोरियन है, उनके व्यूज़ इंडिया को लेके कुछ और ही हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा उन्होंने। हिस्ट्री बुक्स में हमें भी क्या पढ़ने को मिलता है कि 1857 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो मतलब कुछ हद तक चले गए थे, लेकिन उनको क्या पता लगा कि 1857 में वो पूरी तरीके से नहीं गए, जो कि हिस्ट्री बुक्स में बोला गया था उस टाइम कि 1857 में कुछ मतलब वो वाउंड अप वहाँ से जा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था। नाउ ही वांट टू फाउंड आउट, अब वो जानना चाहते हैं, हाउ कैसे, व्हेन कब, हैड इट हैपन ये कब हुआ, द ब्रिटिशर्स आर नॉट वाउंडेड अप, नोट यानी कि वहाँ से नहीं गए 1857 के बाद भी। ही वॉक्ड वो चलते हैं, प्रोफेसर अलोंग हॉर्न बाय रोड, हॉर्न बाय रोड की पे चलते हैं मतलब उसकी साइड साइड में। फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग, तो उनको क्या दिखाई देता है, कुछ अलग ही तरीके का सेटअप है वहाँ पे, अलग ही तरीके की बिल्डिंग्स हैं। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कोई भी हैंडलूम यानी कि जो हैंडलूम होते हैं ये चादर वगैरह मैट्रेस वगैरह, तो उनकी बिल्डिंग नहीं है। इंस्टेड देयर वर बूट्स वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर्स इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ, मतलब ये सब है वहाँ पे, क्या क्या है, बूट्स एंड वूल वर्थ डिपार्टमेंट, मतलब वूल के और बूट्स हैं, ठीक है, वूल का काम है, वूल कपड़े हैं, ठीक है, ऊनी, और बूट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर आपको पता ही होगा। अनपोजिंग ऑफिसेज मतलब ऑफिस ऐसे हैं जो रुकते नहीं हैं, लाइनों में हैं। बारडेज एंड बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, मतलब वहाँ पे आप देखो इन प्रोफेसर गायतोंडे क्या देखते हैं कि ये जो पूरा है एरिया, इसमें क्या है, ब्रिटिशर्स शॉप्स हैं, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत की हैं, ठीक है, वो सब है वहाँ पे। एज इन टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि उसको ऐसे लगा कि इंग्लैंड की ये स्ट्रीट है, ठीक है। टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्बस बिल्डिंग, अब वो राइट टर्न करते हैं होम स्ट्रीट से और फोर्बस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ही सेड टू इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, मिलती है उनको, आगे मिलता है, उसको बोलते हैं आई विश टू मीट मिस्टर विजय गायतोंडे, तो वो क्या बोलते हैं, मुझे मिस्टर विजय गायतोंडे से मिलना है। ये किसकी, कौन है ये, क्या कौन बात कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे ये है गंगाधर पंत, ठीक है, गंगाधर पंत ही आई थिंक, आपको एंड में पता चली जाएगा कौन है, ठीक है। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। शी सर्च टेलीफोनिक लिस्ट, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, वो टेलीफोनिक लिस्ट ढूंढती है, स्टाफ लिस्ट देखती है, तो मतलब सब कुछ ढूंढती है, तो उसको नो वन विद सेम नेम, इस नाम से उसको कोई भी नहीं मिलता। His main concern was to make his way to the library of the Asian Society, मतलब उनका मेनली एंटर करने का रीज़न क्या था गायतोंडे का, ये गायतोंडे ही हैं, ठीक है, मिस्टर विनय गायतोंडे के बारे में पूछ रहे हैं। मेनली हमारे राइट जो थे उनका नाम था राजेंद्र गायतोंडे आई थिंक, है ना, प्रोफेसर गायतोंडे ही है। तो वो गायतोंडे नाम से किसी व्यक्ति को ही ढूंढ रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो दिखावा ही कर रहे हैं, ये समझो आप, ठीक है। तो उनका मेन कंसर्न क्या था, उन्होंने ऐसे ही पूछा, एशियन सोसाइटी में घुसना चाहते थे, लाइब्रेरी ऑफ द एशियन सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, मतलब उनको हिस्ट्री बुक्स चाहिए थी मेनली, इसलिए वो घुसे थे वहाँ पे। आफ्टर ग्रैबिंग अ क्विक लंच ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, वो लंच लेने के बाद टाउन हॉल चले जाते हैं। इन टाउन हॉल में क्या, देयर वाज अ लाइब्रेरी, ही एंटर्ड इन रीडिंग रूम फॉर द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, मतलब वहाँ पे उनको अपने 5 वॉल्यूम भी दिखाई देते हैं जिनको वो सर्च कर रहे थे। फर्स्ट वॉल्यूम किसके बारे में था, हिस्ट्री अप टू अशोका, जिसमें क्या था, अशोका तक की हिस्ट्री थी।
सम्राट अशोक तक की। सेकंड में था समुद्रगुप्त तक की। थर्ड में था अप टू मोहम्मद गोरी तक की। और फोर्थ में अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब नोन बाय हिम, जो उनको वो जानते थे। और फिफ्थ के बारे में अभी अननोन है, जहाँ पे देखो फिफ्थ वॉल्यूम वाज चैलेंजिंग। फिफ्थ वॉल्यूम चैलेंजिंग था। रीडिंग फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, दोनों तरफ से शुरू करने पे मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल था। गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। तो गंगाधर पंत फाइनली उस मतलब कन्वर्टिंग पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं कि जो हिस्ट्री है प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ, मतलब जहाँ से हिस्ट्री ने अलग ही टर्न ले लिया, ये वहाँ पे इस तरीके का था। और उस पेज में क्या था, अ पेज, फिफ्थ वॉल्यूम में क्या था, अ पेज डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत मेंशन्ड मराठाज वोन, जिसमें ये लिखा था कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठाज की जीत हुई, उसी के बारे में ये फिफ्थ वॉल्यूम था। और इसमें क्या था, पेज डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट एंड हाउ दैट इवन टर्न्ड द टाइड इनटू देयर फेयर। मतलब कि विश्वास राव जो थे, बाजीराव बोल सकते हो, मतलब पेशवाज की बात हो रही है ये, ठीक है। विश्वास राव ने कैसे बुलेट को, मतलब जो गन शॉट उनके ऊपर हुआ उसको मिस किया, और कैसे फिर उनके फेवर में जो बाजी पलटी, जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी वार की। तो इन दो थ्योरीज के बारे में बात की है। द गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेब बंच बंखर। इसमें दो थ्योरीज, ये कॉपी है उनकी खुद की कॉपी, किसकी, प्रोफेसर गंगाधर पंत की प्रोड्यूस करते हैं, कौन, भाभू साहेब बंच बखर, जिसमें दो थ्योरीज की बात की गई है। फर्स्ट है कैटास्ट्रोफी थ्योरी और दूसरी है द क्वांटम थ्योरी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कैटास्ट्रोफी थ्योरी यूज होती है ये वार टाइम की। प्रोफेसर गायतोंडे वाज एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स अल्दो वन एट ए टाइम, मतलब उनको दो तरीके के संसार दिखाई देते हैं प्रोफेसर गायतोंडे को। कैसे कि जो रियल में वो देखते हैं कि जो इंग्लिश हैं वो अभी भी अपनी कॉलोनीज यहाँ पे बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से। और उन्होंने हिस्ट्री बुक्स में क्या पढ़ा कि वो 1857 में अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुके। वन ही लिव्ड इन देन एंड वन वेयर ही स्पेंड 2 days। एक वो दिन जहाँ पे उन्होंने 2 दिन स्पेंड किए, कौन से 2 दिन, कौन से, जहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे ये पूरी इंग्लिश जो कॉलोनी है वो कैसे सेटअप हुई है, और नॉर्मली जो वो बुक्स में पढ़ते हैं और जो उन्होंने सुना। तो ये था हमारा लेसन। लास्ट लेसन है इस बुक का, हॉर्नबिल का, लेसन 6 सिल्क रोड। ये है एक ट्रैवलोग यानी कि ट्रैवलिंग के ऊपर है लेसन, रिटन बाय निक मिडल्टन। स्टोरी में क्या है, डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी अलोंग द एंशिएंट ट्रेड रूट, ठीक है, एंशिएंट ट्रेड रूट जिसको बोलते हैं सिल्क रोड, थ्रू द हराश टेरेंस ऑफ तिब्बत, जो कि टेरेंस मतलब तिब्बत से होके गुजरता है। द ऑथर शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ एडवेंचर, कल्चरल एनकाउंटर एंड चैलेंजेस फेस्ड वाइल ट्रैवलिंग इन द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड रीजन, ठीक है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं उस रोड के थ्रू। राइटर निक मिडल्टन एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी टू माउंट कैलाश पर्वत पे ये जा रहे थे। अ सेक्रेड पिलग्रिमेज यानी कि एक पवित्र तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। साइट इन तिब्बत, जो कि है तिब्बत की तरफ, तिब्बत में बोल सकते हो आप, माउंट कैलाश पर्वत पे। ट्रिप बिगिंस इन रावू से शुरू होता है। वेयर ही हायर्स अ तिब्बतन ड्राइवर, जहाँ से वो हायर करते हैं एक तिब्बतन ड्राइवर जिसका नेम है तसेतन, ठीक है, जो कि उसका गाइड भी बनता है, और एक गाइड, ठीक है, नेम्ड तसेतन एंड अ गाइड, जो उसी का गाइड भी बन जाता है, मतलब वही उसको पूरा आगे जर्नी में उसका साथ देता है कि कैसे कहाँ पे क्या करना है, कहाँ होटल लेना है, ये सब कुछ। जर्नी इज़ फिल्ड विद डिफ़िकल्टीज ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड्स एंड रफ रोड्स। तो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाई एल्टीट्यूड यहाँ पे यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है,
और रफ जो थे रोड्स थे। अलोंग द वे, पूरे रास्ते, मिडलटन एक्सपीरियंसेस द ट्रेडिशनल तिब्बतन वे ऑफ लाइफ, तिब्बतन वे ऑफ लाइफ उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिला, इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमान नवाजी, ठीक है, एंड द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन, वहाँ के तिब्बतन जो रीजन था वहाँ के हिस्टोरिकल जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी उनके, हॉस्पिटैलिटी थी, वो सब देखने को उनको मिला। एक बड़े से ब्लैक डॉग देखा उन्होंने एक, ठीक है, जिसका अपना ही जो देख रहा था ऐसे लोगों को घूर घूर के, बड़े बड़े डॉग थे वहाँ पे ब्लैक, स्पेशली ब्लैक कलर के। फिर देखी उन्होंने वैली, वैली यानी कि घाटी। नरेटर फेल्ट हेडेक द प्रेशर, नरेटर फेल्ट हेडेक इन द प्रेशर इन द, और वो क्या फील उन्होंने किया, उनको सिर दर्द हो गया, ठीक है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो मोस्टली, जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हो कभी या फिर पहाड़ियों में गए हो, तो कानों में ना दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है, जैसे एकदम से कान बंद हो गया ऐसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि वो कितनी हाइट पे थे, 5210 मीटर अबव सी लेवल से 5210 किलोमीटर वो ऊपर थे, इसलिए उनको हेडेक होना शुरू हो गया। तो तसेतन जो है एडवाइस देता है उनका नॉट टू स्मोक, तो उनको क्या बोलता है, स्मोकिंग मत करो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके कि तसेतन ने क्या एडवाइस दी, नॉट टू स्मोक बिकॉज लोअर टेम्परेचर प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर वाज अलोइंग फ्यूल टू एक्सपेंड, मतलब कि वहाँ पे स्मोकिंग की वजह से आग लग जाती है, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से जो फ्यूल है वो एक्सपेंड हो जाता है, आग लग सकती है। फिर वो पहुँचते हैं एक टाउन में, छोटा सा टाउन है जिसका नाम है होर, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका कि होर नामक जगह पे छोटा सा टाउन है होर, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है। अब है दर्चन मेडिकल कॉलेज, दर्चन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये चेकअप के लिए जाते हैं क्योंकि जो नरेटर हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको खांसी जुकाम, मतलब सर्दियों में है, इतनी ठंड है तो पहाड़ियों पे गए हैं इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर वहाँ से दवाई लेके सो करके थोड़ा सा उनको रिलीफ फील होता है। अब दर्चन जो है सिंपल जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पे, सेलिंग चाइनीज़ सिगरेट्स वहाँ पे बिक रही हैं, सोप हैं, फूड सप्लाईज, ये सब चीज़ें वहाँ पे बिक रही हैं। लेकिन दर्चन में नो पिलग्रिम्स, यानी कि उनको कोई भी तीर्थ यात्री वहाँ पे उनको नहीं दिखाई देता। हैड ओनली वन कैफ़े, और वहाँ पे सिर्फ एक ही कैफ़े है। मैट नोब्रू देयर, नोब्रू वहाँ पे उनको मिलता है। नोब्रू कौन है, एक तिब्बतन है, बट वर्कड इन बेइजिंग, बेइजिंग में काम करता है, लेकिन है कौन, तिब्बतन। बेइजिंग एट चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की चाइनीज़ अकेडमी है बेइजिंग में, वहाँ पे काम करता है। इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एथनिक कल्चर सोशल साइंस की एक चाइनीज़ अकेडमी बेइजिंग में है जहाँ पे वो काम करता है, लेकिन है वो एक तिब्बतन, कौन, नुब्रू, मोटा सा है, जिसको जो आगे की जर्नी में उसको अकम्पनी देता है, ठीक है। ही कुड स्पीक इंग्लिश, जो नुब्रू है वो इंग्लिश बोल सकता है। आल्सो हैड कम टू डू द कोरा भी करता है, उसके लिए वहाँ पे कोरा कुछ होगा, मतलब उसके कल्चर का जो अरेंजमेंट वगैरह जो भी है। फाउंड हार्ड टू गो अप, उसको डिफ़िकल्ट लगता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। सो नरेटर डिसाइडेड टू मेक द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ नुब्रू। कोरा ना आई थिंक वो है कि जब हम अरेंज करते हैं ना गधे वगैरह, तो उस टाइप के है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए, मतलब पहाड़ियाँ चढ़ने के लिए, जब हम खुद नहीं चढ़ सकते तो आई थिंक कोरा, आई थिंक कुछ भी हो सकता है, आप सर्च कर लेना, ये कोरा उन्नीसी के कल्चर से रिलेटेड है। तो वो आगे नरेटर डिसाइडेड टू मेक द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ नुब्रू, नुब्रू के कंपनी में ट्रैक बनाएंगे, मतलब आगे की जर्नी नुब्रू के साथ करेंगे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द डिवोट बिलीवर्स, बजाय कि वो वेट करे जो अदर पिलग्रिम्स हैं उनकी, तो वो नुब्रू के साथ जाना पसंद करते हैं। दे हायर्ड याक्स, अब याक की यात्रा, मतलब याक पे बैठ के वो आगे का काम करेंगे। याक हायर करते हैं वो लगेज कैरी करने के लिए। नोब्रू सेड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रोस्ट्रेट ऑल द राउंड माउंटेन बिकॉज हिज टमी वॉज टू बिग, तो वो कहता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा जो है कैलाश पर्वत चढ़ सकूं या घूम सकूं, क्योंकि मेरा जो फैट है, मेरा टमी फैट बहुत ज़्यादा है। तो नुब्रू भी राइटर को अपने जैसा लगता है, नरेटर को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका है और नुब्रू भी बहुत ज़्यादा
मोटा है, तो इसलिए वो दोनों हैं एक दूसरे के लिए वहाँ पे कंपनी देने के लिए एक दूसरे को, दोनों थके हुए हैं। नुब्रू फैट की वजह से नहीं जा पा रहा, पूरा चढ़ पाएगा, और जो नरेटर है वो थकावट की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन जो यहाँ पे ख़त्म होता है। 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक के लेसन्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पोएम्स सारी कवर एक ही सेशन में। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।